तड़के सुबह 5 बजे गिन्नी और राशि रसोई में कांपते हुए साग रोटी बना रही हैं। दोनों की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो घर की बहुएं नहीं हलवाई हों। हे भगवान, क्या मुसीबत है। इतनी ठंड में तो रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता और हम यहाँ चूल्हे का धुआं खा रहे हैं। ऊपर से पतीला साग से इतना भर गया है कि चलाया भी नहीं जा रहा है। आपसे ज्यादा हालत तो मेरी खराब है जेठानी जी। ये मक्के का आटा तो मेरी जान की दुश्मन बन गया है। घुटने में हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। जेठानी जी जरा भाड़ में मकई भी भूनती रहना, चढ़ाया हुआ है चूल्हे पर। अरे हाँ भाई, ध्यान है मुझको। देवरानी, इन ससुराल वालों ने सही वाट लगा रखी है। हमारी हफ्ते में 2 बार मक्के की रोटी खाकर महीने भर का कोटा पूरा कर लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें करते हुए अपना दुखड़ा बांट रही होती हैं। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुराल वालों में से सास कोकिला आवाज लगाती है। अरे कहाँ रह गई तुम दोनों देवरानी जेठानी? 5:30 बज गए सुबह के, अभी तुम्हारी साग रोटी नहीं बनी? अरे ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही हो भाई? जी बन गई माँ जी, ला रहे हैं। देवरानी जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना अगर ददिया सास डाइनिंग टेबल से उठकर रसोई में आ गई ना तो दोनों की शामत आ जाएगी। तो आ जाने दीजिए जेठानी जी, खाली बैठे बैठे ऑर्डर फरमाना आता है इन्हें, बनाना तो हमको पड़ता है ना। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैं तो इस घर में शादी करके पछता रही हूँ। आखिर क्यों गिन्नी ऐसा बोल रही है? सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना ठंड में सब लोग पसंद करते हैं और दोनों देवरानी जेठानी की सूजी शक्लों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों के अंदर इस खान पान को लेके किस कदर खिसियाहट भरी थी। मगर आखिर ऐसा क्यों था? तो चलिए प्यारे प्यारे दर्शकों, कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। जोगिंदर, ओ बेटा जोगिंदर, कोकिला बहू, अरे ओ कोकिला बहू। ये भगवान, ये सब लोग तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं। अरे कोई दरवाजा खोलो। दरवाजे की खटपट से उपाध्याय परिवार की बहू राशि की आंखें खुलती हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने 70 साल की ददिया सास फूल कुमारी 25 किलो मक्के की बोरी माथे पर और सरसों के साग की गठरी हाथ में लेके खड़ी थी। अरे सारे के सारे लोग कुंभकर्ण ही हो गए हो क्या? अरे बड़की बहू, मुंह क्या ताक रही हो? जल्दी से ये बोरी उतार, 50 किलो वजन है। जी दादी माँ। इतना सारा मक्का और सरसों का साग देखकर राशि झल्ला उठती है। हे भगवान, इस ददिया सास को चैन नहीं है क्या? जब भी गांव से आती है मजाल है कि कभी बोरी भर के मक्का और सरसों का साग ना लेके आए। आज तो मेरी शामत आनी पक्की है। इतनी देर में ससुराल के बाकी सदस्य, सास ससुर जेठ देवर ननद बच्चे सब कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। पाए लागू माँ जी, अच्छा हुआ जो आप गांव से मकई और साग ले आई। वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो गया है। गांव का ताजा ताजा सरसों का साग खाने का बड़ा मन हो रहा है। राशि बहू, आज खाने में बढ़िया सा सरसों का साग और चूल्हे पर की 100 मक्के की रोटी बना लो। जी बिल्कुल माँ जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लग गई लंका। चल राशि बेन, लग जा रसोई में। घर की बहू राशि गुस्से में साग की गठरी और मक्का रसोई में लाती है और साग चुनती है, जिसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। इधर ससुराल वाले गप्पे लड़ाने में लगे थे। हे भगवान, पानी तो बर्फ जितना ठंडा है, हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही। पर चढ़ जा सूली पर राशि, क्योंकि मेरे महान ससुराल वालों ने फरमाइश जो दी है 100 मक्के की रोटी और साग खाने की। काश की एक देवरानी होती तो आधा आधा काम तो बढ़ जाता मेरा। राशि कभी दौड़कर साग चलाती तो कभी चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाती, जिससे रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। अरे बहू, क्या करने लग गई? सबकी प्लेट खाली पड़ी है, जल्दी जल्दी रोटी और साग लेके आ। सब लोग थाली पर से उठ जाएंगे तब लाओगी क्या? बस बस लाई माँ जी। जल्दबाजी के चक्कर में राशि का हाथ गर्म तवे से जल जाता है, जिससे वह गुस्से में पिनक कर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या तू खाली हाथ डुलाते हुए आ रही है? हमने तुझसे मक्के की रोटी और साग मंगवाया था, वो कहाँ है? मेरे सर पर रखा है। आप सब लोग तो मुंह फाड़कर मुझे अकेली बहू को इतना सारा साग और 100 रोटी बनाने का ऑर्डर झाड़ देते हैं। इतनी ठंड में कोई मदद भी नहीं करवाता। सब के सब लोग डाइनिंग टेबल पर दही की तरह जमे रहते हैं। कब साग रोटी आएगी और हम ठूसेंगे। अगर आप लोगों को ठंड के मौसम में साग रोटी खानी है तो पहले मुझे मदद के लिए देवरानी लाके दीजिए। पहली बार राशि का गुस्सैल मिजाज देखकर सब लोग थोड़ी चिंता में आ जाते हैं और अर्जुन की शादी करने का फैसला करते हैं। थोड़े दिनों में चटमंगनी पटब्याह करके गिन्नी देवरानी बनकर ससुराल में आती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी जी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम आ गई हो ना, मैं तुमसे अपनी खूब सेवा पानी करवाऊंगी। वैसे तुम्हें साग और मक्के की रोटी बनानी आती है ना?
हाँ, मुझे तो कई तरह का साग बनाने को आता है, जैसे कि चने का, बाथू का, मूली का साग, पालक का साग, सरसों, मेथी, चौलाई, सब साग बनाना आता है। और मक्के की रोटी तो मुझसे अच्छी कोई नहीं बना सकता। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया देवरानी जी। वो क्या है ना, हमारे ससुराल वाले सरसों के साग और मक्के की रोटी के बहुत ज्यादा शौकीन है, ठंड के मौसम में तो खास करके। तो तुम बनाकर खिला देना। ज्यादा नहीं छोटी भाभी, बस आपको हमारे लिए 100 मक्के की रोटी और यही एक बार में 8 से 10 किलो सरसों का साग बनाना है, वो भी चूल्हे पर। ये सुनकर देवरानी की सांस हलक में अटक जाती है। हे भगवान, ये तो आ बैल मुझे मारने वाली बात हो जाएगी। ना बाबा ना, मैं अकेले नहीं बनाऊंगी। ये जेठानी बड़ी चालाक है। इतनी ठंड के मौसम में साग चुनना, ठंडे पानी से धोना, मेरी तो कुल्फी जम जानी है। एक काम करती हूँ, 100 रोटी बनाना चुन लेती हूँ। गर्माहट में बनानी है, ये आसान रहेगा। जेठानी जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मुझे सरसों का साग बनाना नहीं आता। तो साग आप बना लेना, रोटी मैं बना दूंगी। ठीक है फिर। वैसे तो इस निठल्ली नंद को पलंग तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं आता, लेकिन इसको अभी ही आग में घी डालना जरूरी था। अच्छा खासा साग और रोटी दोनों देवरानी बनाने को मान गई थी। अब देवरानी ठंड के मौसम में 100 मक्के की रोटी बनाती है और जेठानी सरसों का साग बनाती है। अब देखना ये था कि दोनों देवरानी जेठानी ठंड के मौसम में इस तरह बकरी की तरह हलाल होती रहेंगी या फिर ससुराल वालों को मजा चखाएंगी। तो चलिए देखते हैं। जहां देवरानी एक पर एक लदी मक्के की रोटी ले जाकर परोसती है और जेठानी साग का पतीला ही रख देती है। मम्मी जी, पापा जी, दादी जी, अपनी प्लेट आगे कीजिए, गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग तैयार है। अंश, मजा आने वाला है। अब हम सब लोग साग रोटी खाएंगे। यमी यमी। चाची, हमारी प्लेट में साग रोटी डालो ना, भूख लगी है जोर से। हाँ भाई, मेरे भी प्लेट में डाल दो। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था बटर लगी गर्मा गर्म मक्के की रोटी खाने के लिए। इससे पहले कि रोटियां ठंडी पड़ जाएं, दे दो। तभी दादिया सास उन्हें रोटी डालने से रोककर कमी निकालने लगती हैं। ठहरो जरा, अरे ये तुमने जल्दबाजी में किस तरह से कच्ची पक्की मक्के की रोटी बनाकर रख दी है। मक्के की रोटी को धीमी आंच पर सेकना होता है बेलूरी। ऊपर से सारा का सारा खाना ठंडा पड़ा है, इसे खाकर क्या ही स्वाद आएगा। पर दादी जी, आप थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचिए। हम भी तो इतनी ठंड के मौसम में पिछले 3-4 घंटे से लगकर ये मक्के की रोटी और साग बना रहे, तो रोटियां तो ठंडी होंगी ना थोड़ी। देख रही है कोकिला, तेरी बेलूड़ी बहू मुझे कहते जुबान लड़ा रही है। अरे बहुओं, ऐसे बड़ों के मुंह नहीं लगते। जाओ, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इन सारी रोटी को दोबारा से गर्म करके ले आओ। दादिया सास के साथ साथ सास होकर कोकिला भी दोनों देवरानी जेठानी के थके हुए चेहरे को देखकर भी उन पर तरस नहीं खाती। दोनों भड़कते हुए चूल्हे के धुएं में सारी रोटी गर्म करके उनको फिर से परोसती हैं। इस घर में तो हमारे ससुराल वालों को हम दोनों देवरानी जेठानी की थोड़ी बहुत भी कदर नहीं है। सच में इतनी ठंड के मौसम में हफ्ते में 2-2, 3-3 बार ये साग रोटी बनाकर हाथ सूज गए। ये जिंदगी झंड कर रखी है, अब इनका जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। दोनों देवरानी जेठानी गुस्से में रसोई में हड़ताल कर देती हैं। ये भगवान, ये दोनों देवरानी जेठानी कहाँ गायब है आज? 8 बज गए हैं सवेरे के, अभी तक खाना लेकर आई नहीं। अंश, पलक, जाकर देखकर तो आओ। अच्छा दादी, चल पलक। दोनों बच्चे किचन में आते हैं जहाँ सन्नाटा छाया होता है। फिर वो कमरे में आते हैं। मम्मी, दादी पूछ रही है साग और रोटी बन गई क्या? जाकर कह दो अपनी दादी को, आज किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों बच्चे जाकर राशि का कहा सबको सुनाते हैं, जिससे अब ससुराल वाले मजबूरन खुद ही अपने लिए रोटी बनानी पड़ती है, जिससे सबकी अकल ठिकाने लग जाती है। हे भगवान, माँ, ये साग चुनने में इतनी मेहनत लगती है, मुझे पता नहीं था। मुझसे ये मक्के की रोटी भी नहीं बन पा रही। अब समझ आया कि बहुएं हफ्ते भर हमें साग और रोटी खिलाने के लिए कितनी मेहनत करती थी। अंत में पूरा परिवार ये निर्णय लेता है कि अब सब मिलकर काम करेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर ये चीज आप लोग खुद समझ लेते तो आज हमें रसोई में हड़ताल नहीं करनी पड़ती। दोनों देवरानी जेठानी कमरे में से उठकर किचन में जाती हैं और साग रोटी बनाना चालू करती हैं, जिसमें इस बार ससुराल वाले भी उनकी मदद करवाते हैं। सुनिए जी, दिवाकर की अब उम्र हो गई है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उसकी शादी किसी अमीर घर में करूंगी, ताकि दहेज भर कर मिल सके। माँ, मेरे लिए आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। लड़की तो बड़े घर की है ना। अगर लड़की बड़े घर की है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सुमित्रा, इतना लालच अच्छी बात नहीं। हमारे बेटे ने लड़की पसंद करी है, प्रॉपर्टी नहीं। कोई बात नहीं पापा। माँ,
लड़की बहुत बड़े घर की है। क्या सच में? अब तो मुझे जल्दी से उस लड़की से मिलवा ताकि मैं तेरी जल्दी से शादी करवा सकूं। अपनी माँ की खुशी और लालच देखकर सूरज कुछ नहीं बोलता और उदास होकर अपने भाई के साथ कमरे में जाता है। क्या हुआ भाई, तू इतना दुखी क्यों हो गया? और तूने अंजलि के बारे में माँ से बात क्यों नहीं की? भैया आपने देखा नहीं, माँ को अमीर घर की लड़की चाहिए और अंजलि गरीब घर से है। अगर माँ ने हमारे रिश्ते को नहीं अपनाया तो। बोल तो तू सही रहा है छोटे, पर तू फिक्र मत कर। मेरी शादी के बाद तू भी अंजलि से शादी करके आ जाना। शादी से पहले माँ मना कर सकती है, शादी के बाद थोड़े ना। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती है, देखना वो तुझे और अंजलि को अपना लेगी। दिवाकर के कहने पर सूरज बिल्कुल ऐसा ही करता है। बहुत जल्द दिवाकर और सुमन की शादी हो जाती है। अंजलि अपने दोस्त की शादी में बहुत खुश होती है, डांस करती है और उसे अपने हाथों से सजाती है। अंजलि तू फिक्र मत कर, देवरानी जेठानी तो हम दोनों ही बनेंगे। बस मैं एक बार उस घर में चली जाऊं, फिर देखना मैं सूरज की शादी तुझी से करवाऊंगी। काश की तेरी बात सच हो जाए। सुमन अंजलि को दिलासा देती है। कुछ देर बाद सुमन और दिवाकर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमित्रा अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती है और उसे बड़ी रसोई देती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक से एक दिन सूरज अंजलि से शादी करके घर आ जाता है और जब सुमित्रा को यह पता चलता है कि अंजलि गरीब घर की लड़की है तो उसका गुस्सा फट जाता है। अरे कुछ सीख अपने भाई से, इस घर के लिए कितनी परफेक्ट बहू लेकर आया है और तू इस गरीब को उठाकर ले आया। माँ, आप जिसे गरीब का बोल रही हो वो आपकी अमीर बहू की दोस्त है। और माँ आप मेरा विश्वास करो, अंजलि बहुत संस्कारी है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। उसे एक मौका तो देकर देखो। हाँ माँ जी, अंजलि मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने देगी। आप एक बार मेरी दोस्त को मौका देकर तो देखो। सुमित्रा अपनी नाराजगी छोड़ दो, एक बहू अमीर है आ गई ना तुम्हारी, और अगर तुम अपने बहू बेटों को घर से बाहर करोगी तो लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी तुमने? मैं तो इस गरीब को ऐसे तो नहीं अपना सकती, इसे कुछ परीक्षा देनी होगी। अगर ये उस परीक्षा में पास हुई तो ही मैं इस गरीब को अपनाऊंगी। माँ जी, मुझे आपकी सारी परीक्षा मंजूर है। तो ठीक है, तू मेरी अमीर बहू की रसोई में कदम नहीं रखेगी। तेरी रसोई इसी फ्लोर पर है। तू उस छोटी सी रसोई में रहकर हम सबके लिए खाना बनाएगी और अगर इन 2 महीनों में तूने उस छोटी सी रसोई को संभाल लिया और मुझे खुश कर दिया तो मैं तुझे अपना लूंगी। और अगर इन 2 महीनों में तू मुझे खुश ना कर सकी तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। अंजलि अपनी सास की सारी शर्त मान लेती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू का गृह प्रवेश न करवाकर उसे सीधा रसोई में ले जाती है और उसे उसकी छोटी सी रसोई दिखाती है। और सुमन भी छुपकर अपनी दोस्त की छोटी सी रसोई देखती है। कुछ देर बाद सुमन खाना बनाने के लिए ऊपर जाती है और अंजलि को अपने साथ ले जाती है। सुमन, तुम्हारी कितनी बड़ी रसोई है, यहाँ तो तुम आराम से काम कर पाती होगी। हाँ, सुंदर और बड़ी रसोई तो है मेरी, पर मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। कितनी छोटी सी रसोई है तुम्हारी। उस रसोई में तो 2 इंसान खड़े होकर खाना भी नहीं बना सकते। तुम कैसे सब करोगी? सुमन, तुम चिंता मत करो, मुझे सबके लिए खाना ही तो बनाना है और माँ जी का दिल ही तो जीतना है। अब चाहे रसोई छोटी हो या बड़ी, क्या फर्क पड़ता है। इतनी छोटी रसोई पाकर भी अंजलि खुश थी और इस परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत करती है। पर छोटी रसोई होने की वजह से अंजलि को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आउच, कितनी छोटी रसोई है। एक काम करो तो दूसरा काम बिगड़ जाता है, एक बर्तन निकालो तो दूसरा बर्तन गिर जाता है। सर में भी चोट लग गई। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लग गई। वैसे खाना बन चुका है मेरा, तुम माँ जी को कह दो ना खाना खाने के लिए आ जाएंगी, जब तक मैं गरम गरम रोटियां बनाकर लाती हूँ। चोट लगने के बाद भी अंजलि सबके लिए गरम रोटियां बनाकर लाती है। इसी तरह अगले दिन जब एक बार फिर अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है तो रसोई में स्पेस न होने की वजह से कुछ बर्तन उससे टूट जाते हैं। कर दिया नुकसान। मुझे तो लग रहा था इन 2 महीनों में ना तो तू मेरा दिल जीत पाएगी और ना ही इस घर में मेरे बर्तन रहने देगी। माँ जी, इतनी छोटी सी रसोई है इसलिए अंजलि को थोड़ी दिक्कत होती है काम करने में। कल भी उसे चोट लग गई थी। बहू, अब वो तेरी दोस्त नहीं बल्कि तेरी देवरानी है, इसलिए अपनी देवरानी की नहीं अपनी चिंता कर। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन तुझे भी अपनी बड़ी रसोई संभालनी है। सुमन कदम कदम पर अपनी दोस्त का साथ देती है, पर सुमित्रा को अपनी दोनों बहू की दोस्ती रास नहीं आती। अब इसी तरह जब जब सुमन की बारी आती रसोई संभालने की, वो ऊपर नीचे करते हुए थक जाती। कभी वो ऊपर से नीचे खाना लेकर आती तो कभी सबके खाना खाने के बाद सारे गंदे बर्तन लेकर ऊपर धोने जाती और कभी टीवी देखते हुए सब्जी काटने के लिए नीचे आ जाती और खाना बनाने के लिए फिर ऊपर जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, ये बोतल इतनी सारी यहाँ पर रखी हुई है, अब मुझे फिर से सारी बोतल ऊपर ले जाकर भरकर फ्रिज में रखनी होंगी।
यार तेरा सही है, छोटी रसोई है पर तू एक जगह खड़ी होकर काम तो कर लेती है। मेरे आधा से ज्यादा टाइम तो ऊपर नीचे करने में ही लग जाता है, और इतनी बड़ी रसोई है कि मैं सफाई भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं सुमन, आज मैं तेरी रसोई में मदद करवा देती हूँ। अंजलि सुमन की मदद करवाने के लिए उसके साथ ऊपर जाती है, पर तभी अचानक से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैरों में मोच आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कमरे में सुमित्रा अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। सुमित्रा तू तो बड़ी तेज निकली, दोनों बेटों की शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। पर कोई बात नहीं, कल आ रहे हैं हम तेरे घर तेरी बहू से मिलने। हम बहुत अच्छे से जानते तूने किसी बड़े घर की लड़की पर ही हाथ मारा होगा। आखिर हम भी तो देखे तेरी बहू कितनी अमीर है। अपने दोस्तों से बात करते हुए सुमित्रा परेशान हो जाती है और ऊपर से रसोई में अपनी अमीर बहू के पास जाती है, जहां वो देखती है कि अंजलि सुमन के पैरों पर गर्म पट्टी लगा रही है। बड़ी बहू, ये क्या हो गया है तुझे? माँ जी, बार बार ऊपर नीचे करने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैरों में मोच आ गई है। वो तो सही समय पर अंजलि ने मुझे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा पैर ही टूट जाता। क्या तेरे पैरों में मोच आ गई? अब मैं क्या करूं? कल मेरी दोस्त तुझसे मिलने आ रही है और मैं नहीं चाहती ये गरीब उनके सामने आए। अगर ये गरीब उनके सामने आ गई तो मेरी सारी दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। अब मेरी दोस्तों के लिए खाना कौन बनाएगा? माँ जी, सुमन की पैरों में मोच है, वो खड़ी होकर खाना नहीं बना पाएगी। आप कहो तो क्या मैं खाना बना दूं आपके दोस्तों के लिए? तू मेरी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवाना चाहती है? कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे दोस्तों के सामने आने की। मैं अपनी दोस्त को बाहर से खाना मंगवाकर खिला दूंगी। सुमित्रा अपनी छोटी बहू से मदद लेने से मना कर देती है। अगले दिन जब सुमित्रा की सारी सहेलियां घर आती हैं तो सुमित्रा देखती है कि उसने जितना भी खाना ऑर्डर किया है वो सब कैंसिल हो गया है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। और इसी बीच अंजलि घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाती है और सुमन लंगड़ाते हुए घर आए मेहमानों को खाना सर्व करती है। अरे वाह सुमित्रा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। मानना पड़ेगा सुमित्रा, तुम अमीर बहू के साथ साथ संस्कारी बहू भी लाई हो। आज की दुनिया में इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलती है, किस्मत वाली है तो सुमित्रा। घर आए मेहमान सुमित्रा उसकी अमीर बहू की खूब तारीफ करके चले जाते हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपनी गरीब बहू के पास उसकी छोटी रसोई में जाती है और उससे कहती है, बहू, आज तुम दोनों सहेलियों ने मिलकर मेरी इज्जत रख ली। छोटी बहू, मेरे कहने के अनुसार तू मेरी दोस्तों के सामने भी नहीं आई और तूने खाना बनाकर अपनी बहू होने का फर्ज भी निभा दिया। और बड़ी बहू, चोट लगी होने के बाद भी तूने घर आए मेहमानों का स्वागत किया। तुम दोनों ने आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे अंजलि बहू, मैंने तेरी गरीबी का मजाक बनाया, पर आज मैं तुझे दिल से अपनाती हूँ। अब से मेरी दोनों बहुएं मेरी एक बड़ी सी रसोई में एक साथ काम करेंगी। इस तरह सुमित्रा सुमन के साथ अंजलि को भी दिल से अपना लेती है, जिसके बाद अंजलि अपनी छोटी रसोई से निकलकर अपनी बचपन की दोस्त के साथ अपनी बड़ी रसोई संभालती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपको किस तरह की रसोई पसंद है, मॉड्यूलर या फिर फुल देसी? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।